हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। ये अगला लेक्चर होगा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक जो हम पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था। अब आज सेकंड लेक्चर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि संश्लेषित रेशा क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से। तो इस क्रम में हमने पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो एक प्रकार के पॉलीमर हैं या बहुलक हैं। और फिर हमने देखा था नायलॉन के बारे में, रेयॉन के बारे में और पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी थी संश्लेषित रेशे के अंदर, और ये चारों संश्लेषित रेशे के अंदर ही आते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। क्योंकि आपने देखा होगा कि संश्लेषित रेशों का जो उपयोग होता है वो हर जगह होता है, कपड़ों को बनाने में, छतरी बनाने में, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्यों इतना उपयोगी है? क्योंकि इसके गुण बहुत ही अलग हैं। जैसे कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, बहुत कम पानी सोखते हैं। अगर संश्लेषित रेशों और कॉटन के कपड़ों की तुलना की जाए तो कॉटन बहुत ज़्यादा पानी सोखता है और सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जल्दी फट जाते हैं। कॉटन के कपड़े जल्दी फट जाते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बहुत टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो ये इसी वजह से ज़्यादा प्रचलन में आए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर इन्हें धुला जाए पानी, अगर बरसात में, तो आप कॉटन की अपेक्षा पॉलिएस्टर या संश्लेषित रेशों वाले कपड़े को यूज करेंगे, क्योंकि ये आसानी से सूख जाते हैं। फिर ये कम महंगे होते हैं, बहुत कॉटन से बहुत कम महंगे, बहुत सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रख रखाव भी बहुत, इसको डेकोरेट नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कॉटन का शर्ट आप पहनते हैं या कॉटन का सूट पहनते हैं तो उसको इस्त्री प्रेस करना पड़ता है, या फिर कई बार ड्राई क्लीन कराने भेजना पड़ता है। तो उनका रख रखाव भी काफ़ी महंगा है, लेकिन इनका रख रखाव भी बहुत महंगा नहीं है, आसानी से इसका रख रखाव हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और यही इनकी अद्वितीय विशेषता है, जिसके कारण इनका प्रचलन बढ़ता चला गया और अभी भी बढ़ ही रहा है। अभी भी मैक्सिमम चीज़ों में संश्लेषित रेशों का यूज होता है। आपके बुक में एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया है कि आप दो कपड़े लीजिए आधे मीटर का, एक कॉटन का और एक संश्लेषित रेशों का बना हो। तो आप अगर उनको पानी में भिगाएंगे तो देखेंगे कि जो कॉटन का कपड़ा है वो ज़्यादा जल सोख लेता है, और संश्लेषित रेशा है वो कम जल सोखता है। और सूखने में भी कॉटन का कपड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और संश्लेषित रेशा कम टाइम लगता है। अगर कोई गंदगी भी हो तो उससे आसानी से संश्लेषित रेशों से साफ़ हो जाती है। सिलवटें भी बहुत कम पड़ती हैं इसमें। तो ये बहुत सारे गुण होते हैं इनके, जिस वजह से इनका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिक। तो अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा है पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर यानी कि बहुलक। तो हमने देखा कि कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा भी आपका क्या है, बहुलक है, जिसका उदाहरण हमने देखा है कपास। और फिर जो किसका बहुलक था, सेलुलोज था, जो ग्लूकोज का बहुलक था। ठीक है, ग्लूकोज बार बार रिपीट होकर सेलुलोज का निर्माण करता है। फिर उसके बाद से हमने देखा संश्लेषित रेशों को भी हमने देखा कि ये भी एक प्रकार का बहुलक है। अब एक अलग बहुलक की बात करेंगे हम, प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। और हमें पता है कि बहुलक क्या होते हैं। बहुलक में एक इकाई जो होती है, जैसे अगर सेलुलोज की बात हम करते हैं तो सेलुलोज में एक इकाई क्या है, ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज के बार बार रेपिटेशन से क्या होता है, सेलुलोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। तो उसमें जो इकाई रिपीट होती है वो आपका दो क्रम में रिपीट होती है। एक आपका रेखीय क्रम में रिपीट होती है, यहाँ देखिए रेखीय क्रम में रिपीट होती है, और एक आपका तिर्यक क्रम में रिपीट होती है। मतलब अलग कई तरह की व्यवस्था हो सकती है, यहाँ दो तरह की दिखाई गई है, रेखीय क्रम में तथा तिर्यक क्रम में। तो ये आपका रेखीय क्रम में आपका अरेंजमेंट दिखा रहा है इकाइयों का। मतलब अगर आप इसको एक इकाई माने, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे, तो ये पॉलीमर का निर्माण कर लेता है, यानी कि बहुलक का निर्माण करता है। इसका अरेंजमेंट दूसरी तरह का है, इसको क्रॉसबद्ध व्यवस्था कहते हैं। तो ये भी एक पॉलीमर बनाता है। तो इसमें क्या है, इकाइयों की व्यवस्था अलग अलग तरह से है, लेकिन ये है आपके क्या, पॉलीथीन। तो ये हमने देख लिया कि पॉलीथीन में जो पॉलीमर यूज होते हैं वो उनके
जो इकाई यूज होते हैं वो उनके व्यवस्था का क्रम अलग अलग हो सकता है। देखिए, प्लास्टिक भी बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है। आपने देखा होगा आपके घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ है, प्लास्टिक की कुर्सी, बकेट, बाल्टी, या फिर स्टोरेज का सामान, या फिर बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। तो आज हम जान जाएंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक का एक गुण होता है कि इसको किसी भी आकार के सांचे में ढाल सकते हैं, इसको रंग सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक है, पिघल जाता है आसानी से। इसको अगर बेल कर इसको चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है, इससे तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसके आगे और भी हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो पॉलीथीन कैसा पॉलीमर है। अगर प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन भी एक पॉलीमर है, क्योंकि हमने देखा प्लास्टिक पॉलीमर है, तो प्लास्टिक के अंदर ही पॉलीथीन आता है। पॉलीथीन भी एक प्रकार का पॉलीमर है। तो पॉलीथीन में क्या होता है, एथीन इकाई के रूप में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन। तो एथीन जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे एथीन मिलके पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। तो ये प्लास्टिक का एक उदाहरण है। और जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पन्नियाँ, जिसमें आप मैक्सिमम कोई भी सामान बाज़ार से जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, कुछ भी लेके नहीं जाते अपने साथ, और उधर से पन्नी में लेके आ जाते हैं। सब्जियां या फिर मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हैं और पन्नी में लेके आते हैं। तो वो पन्नी जो होती है वो पॉलीथीन होती है, जो एथीन के बार बार रिपीटेशन से बनती है, और उसी को कहते हैं पॉलीएथीन। तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन जो प्लास्टिक होता है उसके ऐसे कौन कौन से गुणधर्म हैं जिसके कारण वो इतने बड़े पैमाने पे यूज हो रही है, और बहुत सरकार बैन भी कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार पॉलीथीन पे बैन कर रही है, लेकिन फिर भी पॉलीथीन का उपयोग कम नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या क्या यूज है, क्या क्या गुणधर्म हैं प्लास्टिक के। तो देखिए, पहले हमने देखा कि प्लास्टिक को किसी भी आकार के सांचे में ढाला जा सकता है, उसको पिघला के किसी भी आकार के, अगर देखें पहला गुणधर्म, तो प्लास्टिक को किसी भी आकार के सांचे में ढाला जा सकता है, मतलब किसी भी आकार के सांचे में उसको ढाला जा सकता है। दूसरा, इसको रंग सकते हैं तो ये कलरफुल बन जाता है। आपने कलरफुल बाल्टियाँ, कलरफुल डब्बे देखे होंगे, ठीक है, कलरफुल बन जाता है, और इससे ये आकर्षक हो जाता है, देखने में खूबसूरत लगने लगता है। इसको पिघला सकते हैं, पिघलता बहुत आसानी से है। इसे बेल कर इसको चद्दरों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे ये क्या होता है, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इन सब को बनाने में भी इसका कहीं ना कहीं, या फिर कारें की कुछ चीज़ें बनाने में भी इसका यूज होता है। फिर इससे तारें भी बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की तारें बनाई जाती हैं। आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा कि जो केबल की तारें होती हैं तो उस पर कवर किसका, प्लास्टिक का ही कवर चढ़ा होता है। तो ये इतने सारे यूज होते हैं प्लास्टिक के। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या यूज है। प्लास्टिक आसानी से मोड़ा जा सकता है, आसानी से अगर आप उसको मोड़ें तो आसानी से मोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो आसानी से मुड़ जाते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मोड़ने पे टूट जाते हैं, मतलब वो अगर आप उसको ज़बरदस्ती मोड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं। जैसे कि आप कंघी देखे होंगे घरों में यूज होने वाली, अगर आप कंघी को बहुत मोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो टूट जाती है, और पॉलीथीन को आप कैसे भी मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाती है। फिर और भी चीज़ें, ब्रश भी देखा होगा आपने, मुड़ जाती है, टूटती नहीं है जल्दी। फिर एक और गुणधर्म है कि जब प्लास्टिक को गर्म करते हैं यानी कि उसको ऊष्मा देते हैं, तो कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो बहुत ही आसानी से विकृत हो जाते हैं। जैसे कि बॉटल आपने देखा होगा, बॉटल में जब आप गर्म पानी डालते हैं तो वो क्या होती है, पिघल जाती है, पिघलने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो बॉटल में तो वो पिघल जाती है। तो कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से विकृत हो जाते हैं, और ऐसे ही प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, जो गर्म करने पे आसानी से विकृत हो जाती हैं, यानी आसानी से पिघल जाती हैं, आसानी से उनका आकार बदल जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और इसका उदाहरण है आपका पॉलीथीन जो आप घरों में यूज करते हैं, मार्केट में यूज करते हैं। और फिर पीवीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिससे बॉटल बनाया जाता है, बर्तन बनाया जाता है,
ये भी आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। और इसको गर्म करने पे ये आसानी से विकृत हो जाते हैं या फिर पिघल जाते हैं। दूसरा एक प्लास्टिक है जो गर्म करने पे आसानी से उसको एक बार अगर किसी सांचे में उसको ढाल दिया जाता है उस प्लास्टिक को, तो उसको आसानी से गर्म करने पे नरम नहीं किया जा सकता है। तो इस ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार किसी सांचे में ढालने के बाद आसानी से उनको गर्म करने के बाद भी उनको नरम ना किया जा सके, मतलब उनका आकार परिवर्तित ना किया जा सके, तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लास्टिक को अगर गर्म करते हैं तो दो तरह के प्लास्टिक निकल के आते हैं। एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पे आसानी से विकृत हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पे आसानी से उनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। उनको एक बार किसी सांचे में ढाल दिया गया तो उसके बाद से उनके आकार में कोई परिवर्तन करना आसान नहीं होता है, आसानी से नरम नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका दो उदाहरण है, एक है आपका बैकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। पहला हमने देखा बैकेलाइट और दूसरा मेलामाइन, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये दोनों है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण। यानी एक बार इनको सांचे में ढाला गया तो उसके बाद इनको आसानी से गर्म करके या ऊष्मा देके नरम नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जो भी प्लास्टिक, अलग अलग प्लास्टिक हमने देखा कि कुछ आसानी से मुड़ जाते हैं, कुछ मुड़ने पे टूट जाते हैं, कुछ आसानी से विकृत हो जाते हैं, कुछ एक बार जब सांचे में ढल जाते हैं तो उसके बाद उसको आसानी से ऊष्मा देके विकृत नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि प्लास्टिक के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, तो इसी वजह से इनका अलग अलग यूज भी होता है। इनके गुण के आधार पे इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किसका किसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए दिया है आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण हमने देखा था बैकेलाइट और मेलामाइन। तो एक एक करके हम बैकेलाइट और मेलामाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो बैकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक मतलब आप समझते होंगे कि ऊष्मा उससे पास नहीं करती है, तो वो ऊष्मा को कंडक्ट नहीं करते हैं या ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, और विद्युत का भी चालन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इनके अंदर ये गुणधर्म पाया जाता है बैकेलाइट वाले प्लास्टिक के अंदर, तो इसी वजह से इनका उपयोग जो होता है बर्तनों के हत्थे बनाने में, बिजली का स्विच बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये बर्तनों के हत्थे अगर बनेंगे तो आप जब गैस पे बर्तन रखते हैं तो उसको उतारने में, जैसे कुकर का हत्था आपने देखा होगा, वो भी आपका किसका बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है। तो वो उतारने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, तो वो गर्म नहीं होते हैं। इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करके, यानी बैकेलाइट का यूज करके बर्तन के हत्थे बनाए जाते हैं, बिजली का स्विच बनाया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालन नहीं करते हैं। अब अगला आता है आपका मेलामाइन। मेलामाइन भी एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और मेलामाइन जो होता है इसका आग प्रतिरोधक होता है, मतलब आग सहने की क्षमता होती है इसके अंदर, आग प्रतिरोधक होता है, आग सहने की क्षमता अधिक होती है, मतलब अधिक से अधिक आग इसका ये सहन कर लेता है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? फर्श की टाइलें बनाने में, रसोई के बर्तन, जैसे माइक्रोवेव आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में होगा, या फिर किसी के घर में नहीं भी होगा तो आप लोगों ने टीवी में मैक्सिमम देखा होगा। माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन ही डाले जाते हैं। स्टील के बर्तन अगर आप डालेंगे तो वो बहुत गर्म हो जाता है। इस वजह से प्लास्टिक के बर्तन में ही कोई चीज़ रख के उसको गर्म किया जाता है या पकाया जाता है। तो वो प्लास्टिक जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? मेलामाइन की बनी होती है। वो किस प्रकार की प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलामाइन की बनी होती है। और इसी वजह से वो क्या होता है? गर्म नहीं होते, क्योंकि वो ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि जो मेलामाइन होता है उसका वो आग प्रतिरोधक होता है, अग्नि प्रतिरोध, मतलब अग्नि सहने की क्षमता होती है उसके अंदर। इसी वजह से इसका उपयोग फर्श की टाइलें बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में, कपड़े बनाने में, कई ऐसे कपड़े बनाने में जो अग्नि रोधी होते हैं। मतलब जब कोई भी आदमी आग बुझाने जाता है तो उसके कपड़ों पे ये वाली मेलामाइन की लेयर होती है, जिससे वो कपड़े जो होते हैं वो आग जल्दी नहीं पकड़ते हैं।
तो हमने इसके पहले देखा था कि प्लास्टिक जो होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और चिपकते हैं। तो लेकिन देखिए प्लास्टिक में भी वैरायटी है। मेलामाइन जो है वो एक प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका गुण क्या है कि ये आग प्रतिरोधक है, मतलब आग जल्दी नहीं पकड़ता है। तो हम लोगों ने देख लिया प्लास्टिक के बारे में सब कुछ लगभग। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक पदार्थ जो है वो एक विकल्प के तौर पे क्यों यूज हो रहा है। ऐसा क्या गुण होता है प्लास्टिक के अंदर जिसके कारण प्लास्टिक जो होता है वो किसी भी चीज़ को रिप्लेस करके प्लास्टिक को हम वरीयता देते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो क्या ऐसा होता है उसके अंदर, देखिए प्लास्टिक सबसे पहला होता है। सबसे पहला कोई भी चीज़ अगर आप अपने साथ कैरी करना चाहेंगे, अगर वो हल्की हो, उसकी कीमत कम हो और अच्छा सामर्थ्य रखती हो, मतलब अच्छा खासा वेट उठा लेती हो, उपयोग करने में भी आसानी, तो ऐसे पदार्थ को आप चुनेंगे। और प्लास्टिक ऐसा ही पदार्थ होता है। प्लास्टिक का पहला गुण क्या होता है, वो बहुत ही हल्का होता है, इसकी कीमत भी बहुत कम होती है और ये अच्छा सामर्थ्य रखता है। मतलब अगर आप छोटी सी पन्नी लेके जाते हैं तो उसमें 5-6 किलो चीनी लेके आ जाते हैं। तो समझिए इसका सामर्थ्य कितना अच्छा है। उपयोग में आसानी, अगर आप कागज़ का थैला यूज करते हैं तो क्या उसमें 5-6 किलो सामान लेके आ जाएंगे? नहीं लेके आएंगे। तो ये उपयोग में आसानी होती है, अच्छा सामर्थ्य होता है इसका। इसी वजह से इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आसानी से लोग इसको खरीदने लगे। सबके घर में प्लास्टिक का यूज होता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम होती है। अब देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का उपयोग आप हर जगह देखते होंगे, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जल, दूध, अचार आदि के संचयन में, मतलब इनको स्टोर करने में, जो बोतलें बनाई जाती हैं या फिर जो डब्बे बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, उनको स्टोर करने के लिए संचयन में, उसमें प्लास्टिक का उपयोग होता है। और क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, एक एक करके देखते हैं, प्लास्टिक जो होता है वो धातुओं से हल्का होता है। धातु बहुत भारी होता है और प्लास्टिक का गुणधर्म ही होता है कि वो हल्का होता है। इस वजह से प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है, क्योंकि ये हल्की चीज़ है। अगर हल्की चीज़ का उपयोग कार के अंदर आप करेंगे, वैसे ही उसमें इंजन लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो उसका वैसे ही वेट होता है बहुत ज़्यादा। तो आप हल्की चीज़ का उपयोग करके उसके वेट को कम करेंगे। धातु की चीज़ का उपयोग करेंगे तो उसका वेट बढ़ेगा। इसी वजह से धातु की जगह पे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसके वेट को कम किया जा सके, इस गुणधर्म के कारण, क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है। अब देखिए एक और तरह के प्लास्टिक की हम बात करते हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है और इसका उपयोग करते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। ये टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं, क्योंकि ये तेल को ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। मतलब अब बहुत कम तेल में, नॉन स्टिक बर्तन में बहुत ही कम तेल में आप खाना बना लेते हैं, तो वो उस पर टेफ्लॉन की ही एक लेयर लगी होती है। ये मैक्सिमम पूछता है किसकी लेयर होती है, तो टेफ्लॉन की एक लेयर होती है उस पर, जिसकी वजह से वो ऑयल कम एब्जॉर्ब करता है। फिर मेलामाइन के बारे में हमने पढ़ा ही है कि ये क्या होते हैं, अग्निसह कपड़े बनाने में, मतलब अग्निरोधी कपड़े बनाने में इनका यूज होता है। किस प्लास्टिक का? मेलामाइन का। ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल में भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहाँ होता है देख लेते हैं एक एक करके। स्वास्थ्य देखभाल में भी प्लास्टिक में, मतलब हेल्थ सर्कल में भी इसका यूज होता है। तो कैसे होता है? दवा की टिक्कियों के पैकिंग में इसका यूज होता है। प्लास्टिक से ही दवा की टिक्कियों की पैकिंग होती है। घावों को सीने में, कई बार किसी को चोट लग जाती है तो टाँके लगते हैं, तो टाँके जो होते हैं वो प्लास्टिक के ही धागे से सिले जाते हैं। सिरिंज प्लास्टिक के बने होते हैं। चिकित्सकों के दास्ताने जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक का देखिए कितना सारा यूज है। तो इसी वजह से प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में यूज होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के गुणधर्म कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से गुण हैं जो प्लास्टिक को बहुत ही अलग बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका इतना उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहला गुणधर्म प्लास्टिक का ये है कि प्लास्टिक जो होती है अनअभिक्रियाशील होती है, मतलब किसी भी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करती है ये, पहला। दूसरा, बहुत ही हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब ये कि बहुत लंबे समय तक ये खराब नहीं होता है, रखा, इसकी लाइफ लाइन बहुत लंबी होती है। प्रबल मतलब मजबूत होता है। कुचालक होता है, मतलब कि विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन नहीं करता है, इस वजह से इसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो एक एक करके आप इसको पढ़िएगा, इसको आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। प्लास्टिक जो होता है अनअभिक्रियाशील होता है, पहला यहाँ देखिए अनअभिक्रियाशील होता है। फिर प्लास्टिक क्या होता है,
हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है, मतलब लंबे समय तक ये इसको रखा जा सकता है। यहाँ देखिए प्लास्टिक के उपयोग से निर्मित बर्तन बनाए गए हैं। ये हत्था बनाया गया है, ये किसका बना है? बेकेलाइट का बना है। ये भी बेकेलाइट का, स्विच जो बने होते हैं बेकेलाइट के बने होते हैं, बर्तन जो बेकेलाइट के बनते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये देखिए तारे जो बनी हैं यहाँ, ये भी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अब देखिए अगला है आपका प्लास्टिक क्या है? कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, और इसी वजह से इनका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो लगभग हमने प्लास्टिक के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, और अब हमारा आता है बारी प्लास्टिक और पर्यावरण। तो प्लास्टिक के गुण तो हमने देखे कि प्लास्टिक क्यों इतना उपयोगी है, क्योंकि ये क्यों इतना उपयोगी है, बड़े पैमाने पे क्यों इसका प्रचलन बढ़ गया है, और अब समस्या क्या आ रही है प्लास्टिक के उपयोग में, ये देखते हैं। तो प्लास्टिक और पर्यावरण, हम जानते हैं बाज़ार में जब भी आप जाते हैं तो आप खाली हाथ जाते हैं, आसानी होती है खाली हाथ जाने में, और आप उधर से प्लास्टिक में बहुत सारा सामान लेके आ जाते हैं, और प्लास्टिक भी घर पे लेके आ जाते हैं। तो प्लास्टिक एक प्रकार का जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। मतलब इसका हमने पहले देखा था, वर्मी कंपोस्टिंग हमने देखा था इसके पहले वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ पदार्थ को सड़ा गला देते हैं और उनके छोटे छोटे सरल पदार्थों में उनको तोड़ देते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरल पदार्थों में नहीं तोड़ पाते हैं। ये भी हमने उस चैप्टर के अंदर देखा था। तो क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? क्योंकि ये प्लास्टिक जो होते हैं वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, इनका निम्नीकरण नहीं होता है। और जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं और उनका निम्नीकरण हो जाता है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। देखिए फलों और फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन, ये सब अगर इनका डिग्रेड किया जाता है, यानी इनका जैव अपघटन किया जाता है, तो 1 से 2 सप्ताह में ये इनका जैव निम्नीकरण हो जाता है। कागज़ का 10 से 30 दिन में हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में इनका जैव निम्नीकरण होता है। लकड़ी का 10 से 15 वर्ष लगता है लकड़ी को का जैव निम्नीकरण, मतलब उसको छोटे छोटे उसके सरल पदार्थ में टूटने में। ऊनी वस्त्र को एक वर्ष लगता है। ऊनी वस्त्र अगर वो नेचुरल ऊनी वस्त्र हो, प्राकृतिक हो तो वस्त्र हो, तो उसको 1 वर्ष लगता है। अब टिन, एल्यूमिनियम, धातु, अन्य धातु के जो डिब्बे होते हैं उनका जैव निम्नीकरण होने में वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। मतलब जीवाणुओं द्वारा, उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका विघटन नहीं होता है। तो इनको विघटित होने में, अपने आप से विघटित होने में इनको 100 से 500 वर्ष लगते हैं। और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, जो हमारे वहाँ बड़े पैमाने पे यूज होती हैं, उनको विघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, मतलब 500 वर्ष से ज़्यादा। तो अब आप सोचिए, जब इनको विघटित होने में इतना सारा वर्ष लगता है, और उसके बाद भी हम बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को यूज करते जाते हैं, तो इनका कितना बड़ा ढेर हमारे वहाँ बनता जा रहा है हमारी पृथ्वी पे। तो ये एक प्रकार का प्रदूषण होता जा रहा है। अगर आप नदी में देखें लोग दिखेगा आपको, अगर आप ज़मीन पे मिट्टी में देखें वहाँ भी प्लास्टिक दिखेगा आपको। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे आप प्लास्टिक वहाँ देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या हैं, जागरूक नहीं है प्लास्टिक के यूज के प्रति। हम अगर कहीं जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहाँ चिप्स खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो बॉटल और उसका रैपर जो होता है वो वहीं फेंक के चले आते हैं। फिर वो वहीं कहीं कूड़े में पड़ा रहता है, फिर पड़ा रहता है, क्योंकि वो कई वर्ष तक डिग्रेड नहीं होता है, उसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है। तो वो एक प्रकार का प्रदूषण बनता जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर बैन लगा रही है। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है। प्लास्टिक क्या होता है, पर्यावरण के लिए प्रदूषण बनता जा रहा है, क्योंकि इसका जैव निम्नीकरण, ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, इस जीवाणुओं द्वारा इनका विघटन नहीं होता है, और इनको विघटित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई वर्षों का समय लगता है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, एक प्रदूषण बनता जा रहा है। अब देखिए इसको कैसे कम करेंगे, जब ये इतना बड़ा प्रदूषण है और फिर इसका इतना नुकसान है, पर्यावरण को इतनी क्षति होती है इससे, तो इसको कैसे कम करेंगे। तो इसके लिए 5R फार्मूला है, 5R फार्मूला जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है रिड्यूस,
दूसरा है रीयूज, तीसरा है रीसाइकिल और चौथा है आपका रिकवर और पांचवा है रिफ्यूज। तो पहला आपका है क्या, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कि उपयोग को कम कर दें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, तब हम पर्यावरण से प्लास्टिक को आसानी से हटा सकते हैं। अगर हम इसके उपयोग को ही कम कर दें तो इसको आसानी से हटा सकते हैं। दूसरा रीयूज, अगर जो भी हमने उपयोग में लाया है, जो भी प्लास्टिक हमने अभी तक उपयोग में ला दिया है, उसको क्या करें, पुनः उपयोग करें, उसी को बार बार उपयोग करें। तो क्या होगा, उसको रीयूज करेंगे हम, पुनः उपयोग करें। और फिर रीसाइकिल, अगर वो उपयोग में लाने लायक अब नहीं है तो उसको रिसाइकिल करें। रिसाइकिल करने फैक्ट्रियों में जाता है, रिसाइकिल करके पुनः उसी से प्लास्टिक बनता है। तो नए प्लास्टिक बनाने से अच्छा है कि इसी को इकट्ठा करके, इसको रिसाइकिल करके पुनः प्लास्टिक बनाएं। तो इसको रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करना, और फिर रिकवर, और फिर उससे पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः प्लास्टिक, उसी से पुनः प्लास्टिक प्राप्त करना। मतलब कि पहले 4 स्टेप में हमने क्या किया, पहले तो हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब कि उपयोग को कम कर दिया प्लास्टिक के। दूसरा, फिर उसको रीयूज किया, जो हम उपयोग में ला रहे हैं उसी को बार बार उपयोग कर रहे हैं, और जब वो उपयोग के लायक नहीं बच रहा है तो उसको रिसाइकिल करने भेज दे रहे हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो रिसाइकिल हुआ, रिसाइकिल के बाद से वो पुनः प्राप्त हुआ, तो रिसाइकिल के बाद पुनः प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम प्लास्टिक को 4 स्टेप में कम कर सकते हैं। और पांचवा स्टेप और लास्ट बहुत ही उपयोगी स्टेप है, और वो है रिफ्यूज, यानी उपयोग ना करना, मना कर देना, बिल्कुल ही उपयोग ना करना प्लास्टिक को। तो रिफ्यूज कर दें आप उपयोग से करने के लिए। तो ये 5 स्टेप उठा के हम प्लास्टिक से पर्यावरण को बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं जो एक बार आप यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास, जूट के थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए। अगर आपके घर में अपशिष्ट आपके घर में होता है तो जो जैव अनिम्नीकरणीय है, जिनका विघटन नहीं होता है, उनको अलग इकट्ठा कीजिए, और जो जैव निम्नीकरणीय है उनको अलग इकट्ठा कीजिए और इनको अपने व्यवहार में लाइए। अब देखिए, क्या आपने कभी कचरे का ढेर देखा है? मतलब आप सड़क पे जाते होंगे तो आप मैक्सिमम देखते होंगे कि कचरा रखा है, वहाँ पे हर तरह का कचरा रखा है। प्लास्टिक भी है और छिलके भी हैं, सब्जी का मतलब बचा हुआ भोजन भी रखा रहता है, और वहाँ उसके साथ ही उसमें प्लास्टिक, क्योंकि हम पन्नी में ही करके भोजन बाहर डालते हैं, हमारे वहाँ ये चलन में है। तो वहाँ पे क्या होता है, खाद्य पदार्थ को खाने के लिए कुछ जानवर जो होते हैं, जैसे गाय, कुत्ते, मैक्सिमम गायें, ये क्या होती हैं, दरवाजे या सड़क पे उन कूड़ों को खाती हैं, उनमें से वो करके खाती हैं। तो उसमें प्लास्टिक का रैपर होता है, जैसे आपने कोई टॉफ़ी खाई या चॉकलेट खाया और उसका रैपर सड़क पे फेंक दिया, तो रैपर होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उन जानवरों के पेट में चला जाता है। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं, अलग नहीं कर पाती हैं खाने को और रैपर को, तो खाने के साथ वो रैपर भी खा लेती हैं। और जब रैपर उनके पेट में जाता है तो वो क्या, उनके श्वसन तंत्र में रोग उत्पन्न, कंठरोध, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, अवरोध उत्पन्न करता है, और उनके स्टमक में यानी पेट में, आमाशय में भी एक अस्तर बन जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी गायें ऐसी हैं मर जाती हैं सड़क पे, क्योंकि वो प्लास्टिक खा लेती हैं बहुत सारा। तो देखिए, प्लास्टिक इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग करके हम गायों को या फिर जानवरों को डायरेक्टली हम उन्हें नहीं मार रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम ही उन्हें मार रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग हम कर रहे हैं और हम प्लास्टिक का उपयोग करके उसको सड़क पे फेंक देते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि हम जो जैव निम्नीकरणीय वेस्ट है उसको अलग और जैव अनिम्नीकरणीय वेस्ट है उसको अलग। अगर हम प्लास्टिक के थैले को, जितना प्लास्टिक का कचरा है उसको एक जगह रखें, और जितना जैव निम्नीकरणीय कचरा है, मतलब घर में जो आपकी सब्जियाँ, खाना, भोजन, ये सारी चीज़ें जो बच जाती हैं उनको एक तरफ रखें, तो गाय आसानी से खा लेगी और वो प्लास्टिक नहीं खाएगी, तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये भी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, इधर उधर पॉलीथीन की थैलियाँ फेंक देते हैं। तो अगर हम ये ना करें, सिर्फ एक स्टेप उठाएं कि हम प्लास्टिक जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको सीधे सीधे सड़क पे ना फेंकें और उनको एक जगह करके रखें, तो क्या होगा, जानवर उसको नहीं खाएंगे, जिससे उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो पहला हम ये कर लेंगे, फिर उनका निपटान भी आसानी से होगा, क्योंकि कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने, नगर निगम ने लगा रखा है कि प्लास्टिक का जो भी कचरा है उसको उठा के लाइए और उसका रिसाइकिल किया जाता है।
तो वो जितना अगर मान लीजिए सेपरेट रहेगा तो उनको उठाने में भी आसानी होगी। तो अगर हम कुछ चीज़ें ही अपने उपयोग में डेली रोज़ाना की चीज़ों में बदल दें, अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में, मतलब अगर हम उत्तरदायी हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारे देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो प्लास्टिक की थैलियों हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं वो जलाशय अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। खरीदारी के लिए जब आप जाते हैं तो सूती कपड़े या जूट का थैला लेकर जाइए। सूती कपड़े का कोई झोला हो तो वो लेके जाइए, या जूट का कोई झोला हो तो वो लेके जाइए, जिससे आप अनचाहा प्लास्टिक घर पे लेके नहीं आएंगे। जब लेके नहीं आएंगे तो फिर आप उसको फेंकेंगे भी नहीं। प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। जैसे उदाहरण के लिए, प्लास्टिक के स्थान पर आप स्टील से बने बर्तन रखिए। जैसे कई बार होता है कि आप टिफ़िन भी प्लास्टिक का ले आते हैं, या फिर मार्केट में आप कभी पका भोजन होटल वगैरह से ले आते हैं तो वो भी डिब्बा प्लास्टिक बंद, तो आप स्टील के बर्तन लेके जाइए, वहाँ से अपना खाना पैक करा के लाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम प्लास्टिक के उपयोग को बहुत हद तक कम कर देंगे, और यही करके हम अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को प्लास्टिक से बचा सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।